छत्तीसगढ़ में बीजेपी की सरकार बनने के बाद माओवादियों पर लगातार बस्तर में प्रहार किया जा रहा है और लगातार अलग अलग मुठभेड़ों में माओवादियों को नुकसान भी पहुंचाया जा रहा है। लेकिन अब बस्तर के बाहर भी माओवादियों को नुकसान पहुंचाया जा रहा है और लगातार जवान माओवादियों के उन इलाकों में भी चाक चौबंद स्थिति पैदा कर रहे हैं जिन इलाकों में माओवादी अपने आप को फिर से स्थापित करने की कोशिश कर रहे हैं। आज इसी तारतम्य में धमतरी के और गरियाबंद के एक इलाके में, उड़ीसा के बॉर्डर के इलाके में माओवादियों को एक तगड़ा झटका लगा है जिसमें उन्हें बड़े तौर पर आर्थिक नुकसान हुआ है और ये नुकसान छोटा मोटा नहीं, पूरे 32 लाख रुपए का इनाम का नुकसान है। क्या है पूरा मामला, कैसे पूरी घटना हुई, इस पर बातचीत करते हैं। नमस्कार, मैं विकास तिवारी हूँ, आप बस्तर टॉकीज देख रहे हैं। दरअसल छत्तीसगढ़ में अगर आप नक्सल प्रभावित इलाकों के तौर पर बातचीत करेंगे तो सबसे ज़्यादा आप जिक्र बस्तर का ही सुनेंगे, बस्तर के 7 जिलों का, पूरे बस्तर संभाग का। इन इलाकों में बीजापुर, सुकमा और ऐसे इलाकों में ही ज़्यादातर माओवादियों की उपस्थिति, बटालियन का इलाका और उनके कोर कमेटी का इलाका और सेंट्रल कमेटी के जो बड़े सदस्य उनके रहने का इलाका, उनके सेफ जोन का इलाका ऐसा माना जाता रहा है और सुनाई भी देता है। लेकिन इसके अलावा भी माओवादियों का छत्तीसगढ़ में अलग अलग इलाकों में ठिकाना है, जिसमें गरियाबंद का इलाका है जो कि उड़ीसा के ठीक एकदम सीमावर्ती इलाके में। और आपको याद होगा कि विधानसभा चुनाव के दौरान जो गरियाबंद इलाका है उसके मैनपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत छोटे गोबरा और बड़े गोबरा के इलाके में माओवादियों ने एक आईडी ब्लास्ट किया था जिसमें आईटीबीपी का एक जवान शहीद हो गए थे और वो भी चुनाव संपन्न करवाकर वापस लौट रहे थे। उसकी भी हमने ग्राउंड रिपोर्ट की थी उस दौरान। तब हमने उस स्थिति और वहाँ के इलाके का जायजा लिया था तो देखा था कि वो इलाका माओवादियों के लिए काफ़ी अनुकूल है, वहाँ के वातावरण स्थिति, क्योंकि घने जंगल और बड़ी बड़ी पहाड़ियाँ हैं और साथ ही साथ बहुत आसानी से वहाँ छत्तीसगढ़ से उड़ीसा में माओवादी जा सकते हैं। और इसी बात का फ़ायदा माओवादी भी उठाने की कोशिश काफ़ी लंबे समय से कर रहे हैं। यही वजह है कि अब जब छत्तीसगढ़ के बस्तर में माओवादियों पर तमाम उन इलाकों में जो उनका कोर इलाका है वहाँ दबाव बढ़ाने की कोशिश की गई, तो मुझे लगता है कि माओवादी अब उस इलाके को भी मजबूत आधार स्थान बनाने की कोशिश में है और इसी आधार पर अब वहाँ लगातार उनकी उपस्थिति बढ़ी है। बीते दिनों गरियाबंद के इसी इलाके में आपको याद हो तो सिलगेर क्षेत्र की एक महिला माओवादी मुठभेड़ के दौरान मारी गई थी, उस पर भी हमने रिपोर्ट तैयार किया था। और एक जवान का शहीद होना, एक महिला माओवादी का मारा जाना इस बात को पूरी तरह से पुष्टि करता है कि माओवादी उस इलाके में अपनी सक्रियता लगातार बढ़ा रहे हैं। इसी आधार पर एक विश्वस्त सूत्रों के आधार पर पुलिस की टीम बीते दिनों सर्चिंग पर निकली थी और जब सर्चिंग पर निकली तो उन्हें घटनास्थल पर, हालांकि मुठभेड़ तो नहीं हुई, लेकिन उन्हें माओवादियों का एक बड़ा डंप नजर आया और इस डंप को उन्होंने कहाँ से जहाँ बरामद किया, उससे जो दस्तावेज मिले उस आधार पर पता चला है कि उड़ीसा स्टेट कमेटी का डंप था और धमतरी, गरियाबंद, नुआपाड़ा डिवीज़न के माओवादियों के द्वारा कई अलग अलग स्थानों पर छोटे छोटे डंप भी किए गए थे। वहाँ से पैसा जो बरामद हुआ है वो सबसे बड़ा इंटरेस्टिंग है। 38 लाख रुपए माओवादियों का जो है वहाँ से बरामद किया गया उस डंप से। इसमें गरियाबंद, धमतरी जो पुलिस है उसमें सीआरपीएफ पुलिस जो है, इनकी संयुक्त पूरी कार्रवाई थी। इनके द्वारा ही यह संयुक्त ऑपरेशन लॉन्च किया गया था जिसमें उनको सफलता मिली है। 10 तारीख को जो ऑपरेशन के लिए जवानों को लॉन्च किया गया था और 12 तारीख को ये ऑपरेशन लॉन्च हुआ जिसमें छोटे गोबरा और पेंड्रा के जंगल के क्षेत्र में जमीन के अंदर ये डंप मिला जिसे झाड़ियों से छिपाकर रखा गया था। सूचना के आधार पर जो उनके स्थानीय मुखबिर होते हैं उसके आधार पर यह सफलता मिली। इसमें अलग अलग जो छोटे छोटे डंप है उसमें स्टील के डब्बों के अंदर 2-2 हज़ार के नोट 6 बंडल मिले हैं। 2-2 हज़ार का आप तस्वीरों में देख रहे हैं। 500 के नोट 52 बंडल और प्रत्येक बंडल में 100 रुपये 100 नोट और कुल जब इन नोटों को गिना गया तो 38 लाख रुपए इसमें हुआ। साथ ही साथ 23 नग BGL जो बैरल ग्रेनेड लॉन्चर होता है जो माओवादियों के द्वारा बनाया जाता है, जो देसी BGL जो उसका नग 23 नग मिला है। साथ ही साथ 2 नग टिफिन आईडी बम और आईडी बनाने से संबंधित 13 नग डेटोनेटर, 1 बंडल फ्यूज वायर, 2 किलो लूज बारूद, यूरिया, 2 नग फ्लैश लाइट और 3 नग मल्टीमीटर, सेंटर रिमोट, इलेक्ट्रिक वायर, माओवादी वर्दी, काला कपड़ा और अलग अलग और भी सामान माओवादियों के बरामद किए गए। इस संबंध में मैनपुर थाना में पूरे मामले को दर्ज भी किया गया है। हालांकि किसी भी माओवादी की गिरफ्तारी इस इलाके में इस 2 दिनों का ऑपरेशन में नहीं हुई। उड़ीसा स्टेट कमेटी के द्वारा ये पूरा
उस इलाके को संचालित किया जा रहा है और उस इलाके पे माओवादियों की उपस्थिति बढ़ी है और उसके देख रेख भी उड़ीसा स्टेट कमेटी के द्वारा किया जा रहा है। ये सारी चीज़ें इंगित करा रही हैं कि बस्तर में जिस तरह से पूरी ताकत लगाकर माओवादियों को पीछे बैकफुट पर ढकेलने की कोशिश या उन्हें ख़त्म करने की कोशिश की जा रही है या उन्हें कमज़ोर करने की कोशिश की जा रही है, तो माओवादी भी उसका विकल्प लगातार तलाश रहे हैं। ऐसे में माओवादी उन इलाकों को चिन्हांकित कर रहे हैं जिन इलाकों में वो अपने आप को फिर से स्थापित कर सकें, और उसका ये प्रमाण है। 38 लाख रुपए सोचिए आप, अगर वो अपने इलाके पे रखे हुए हैं। हालांकि 2000 के नोट बंद हो चुके हैं। इससे एक बात और भी इंगित होती है कि माओवादियों के पास जो पुराने नोट हैं, भरसक कोशिश उन्होंने की थी कि उन 2000 के नोटों का जब चलन बंद होने को आया था तो उसे बैंक में जमा कर दिया जाए, लेकिन ये भी पुलिस की सक्रियता ही रही है कि उनके 38 लाख रुपए में बहुत बड़ी रकम 2-2 हज़ार रुपये की वो खराब हो चुकी, क्योंकि वो बैंक में जमा नहीं कर पाए। मतलब सोचिए, पैसे तो हैं लेकिन अब वो किसी काम के नहीं रहे। 100-100 के नोट जरूर काम आते, लेकिन वो भी अब पुलिस के हाथ लग गए हैं। और फिर भी इतनी बड़ी मात्रा में उनका पैसा छुपा कर रखना, और केवल ये बताया जा रहा है, पुलिस के जो अधिकारी हैं उन्होंने भी बताया कि उस इलाके के व्यापारियों से, जो उनकी छोटी कमेटियाँ हैं, उनके द्वारा ये लेवी वसूली के तौर पर एकत्रित किया गया रकम कितने दिन में इकट्ठा किया गया था, कितने व्यापारी से इकट्ठा किया गया था। हालांकि इसकी पूरी जानकारी पुलिस ने नहीं दी है, क्योंकि ये जांच का विषय है और इसी आधार पर और भी आगे सफलताएं मिलती हैं। कई दफ़े उन लोगों को भी गिरफ्तार किया जाता है या वो भी पुलिस के हत्थे चढ़ते हैं जो शहरी नेटवर्क के तौर पर व्यापारियों से पैसा लेकर माओवादियों तक पहुँचाते हैं। तो इन लोगों की जानकारी कई बार पुलिस साझा नहीं करती, ताकि आगे की ऑपरेशन या आगे की इस तरह की कार्रवाइयों में इनकी मदद ली जा सके। हो सकता है ऐसी भी कोई सफलताएं मिली हों, क्योंकि बिना किसी माओवादी संगठन के विश्वस्त व्यक्ति के जानकारी के बगैर उस इलाके से उनके डम को बरामद करना बहुत ही टेढ़ी खीर है। मुठभेड़ होना अलग बात है। हालांकि उस इलाके में लगातार मुठभेड़ अब बढ़ भी रहे हैं और जवानों की सर्चिंग भी बढ़ रही है। उस इलाके में भी अब सरकार ध्यान दे रही है कि बस्तर में अगर उन्हें घेरा जाएगा तो वो सरकार की भी या खुफिया तंत्र की भी यही सोच होगी कि जब चारों तरफ से यहाँ माओवादियों को घेरा जाएगा तो निश्चित ही तौर पर वो अपने लिए नया ठौर ठिकाना जरूर तैयार करेंगे। मुझे लगा कि इस जानकारी को भी आप तक अपडेट करनी चाहिए। और माओवादियों को एक बार फिर से आज आर्थिक नुकसान हुआ है, 38 लाख रुपए का नुकसान। तो इसकी जानकारी के लिए इस रिपोर्ट को तैयार किया गया है। वीडियो पसंद आया हो तो इसे शेयर कीजिएगा, बस्तर टॉकीज को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।